Hello dear, welcome to KSL campus. Today we are going to start our first chapter of class 10th NCERT book of science. साइंस के फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा हेडिंग होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था फर्स्ट वीडियो में, तो यही हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कैसे रिएक्शंस प्रोसीड होता है, उसके लिए सेवरल कंडीशंस क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शंस को। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सबसे पहले कुछ जो कि डेली लाइफ में हमारे जो थिंग्स होते हैं उसको देखते हैं कि जो आप डेली फील करते हो या फिर सीजनल वाइज फील करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर सीजन में, समर में, विंटर में, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं अगर या नहीं। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो समर डेज में मिल्क अगर लेफ्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो जनरली आप देखते होंगे कि मिल्क जो होता है फट जाता है, यानी लैक्टिक एसिड में अल्टरेशन होता है, वहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण दूध जो है फट जाता है। दूसरा जो एग्जांपल है, एन आयरन तावा, पेन, नेल, मतलब कि जो आयरन की कोई भी बनी हुई पर्टिकुलर एक चीज़ है, लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो आपको जैसे कि पता है कि आयरन की कोई भी बनी हुई चीज़ है, जैसे कि पेन, तावा, नेल, तो एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहेगा, मतलब कि वहाँ पे वाटर पार्टिकल, वाटर वेपर होंगे, तो रस्ट हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्साइड से बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। तो वहाँ भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस अगर होता है, आयरन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होता है तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। तो वहीं देखते होंगे कि आप रस्ट बन जाता है। तीसरा जो एग्जांपल है डेली लाइफ का, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। तो जो ग्रेप्स होते हैं उसमें वाइट कलर का आप देखते होंगे, ग्रेप्स को लेफ्ट बहुत देर तक छोड़ देने पे वाइट कलर का उस पर फुफुद्दी सा जो बन जाता है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है, फूड इज कुक्ड, खाना पक जाता है। कैसे पकता है, उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं इसकी वजह से ही। जो नेक्स्ट है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो जो खाना पचता है तो उसमें भी तो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसा कि आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने या फिर सुना होगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है, इंसुलिन सेक्रेट होता है बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और लास्ट जो है, वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, तो उसमें भी केमिकल चेंजेस का कुछ जो होता है योगदान होता है। अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन, जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि इसमें दे भी रखा है, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में सिंपलेस्ट वे है इसको राइट करने का। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। और रेफरेंस किससे ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एरो जो है उससे रेफरेंस ले रहे हैं कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। और जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मे बी 1, 2 और मोर देन 2। एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और प्रोडक्ट का भी सेम वैसा ही है, 1, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के, और एरो हेडेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, और फिर राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट जो है कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रिएक्टेंट्स का नंबर मोर देन 1 होगा तो उनको प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और सेम वे प्रोडक्ट का भी नंबर अगर ज़्यादा होगा तो उनको प्लस साइन से। अगर यहाँ पे आप देखो Mg+O2 का रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो MgO बन रहा है। और यहाँ पे अगर एनर्जी भी निकलता तो यहाँ पे
एनर्जी लिखते, ठीक है, या फिर डेल्टा ई शॉर्ट फॉर्म में एनर्जी को लिखते, तो यहाँ पे प्लस साइन देते। तो एक तरीके से जो है कि आप समझ पाए होंगे, लेकिन ये जो रिएक्शन है अभी बैलेंस्ड नहीं है। MgO2 और राइट हैंड साइड पे क्या है, MgO है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 है, और यहाँ पे MgO मैग्नीशियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 2 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैसे किस साइड रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और किस साइड प्रोडक्ट को लिखेंगे, एरो के कौन से साइड, LHS और RHS के साइड। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे, और नहीं समझोगे तो फिर दोबारा से देख सकते हैं बैक करके वीडियो को। अब जो है यही इसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है कि रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और प्लस साइन उनके बीच में होगा, और सेम है प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और उनके बीच में भी प्लस साइन होगा, और एरो का जो हेड होगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को एरो क्या शो करता है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो एरो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, रिवर्सिबल में हो जाता है। तो वहीं एरो पॉइंट करता है कि कौन सी साइड में जो है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे। जो पहला था वो बैलेंस्ड नहीं था, जैसा कि आपको पता होगा, मैं बताया MgO2 और MgO बना था। लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, LHS और RHS साइड में, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट मेटल, नॉन मेटल, गैसेस के, तो वो जो है सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसा कि आप जो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं उसमें क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये जो है रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये जो है प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन, इसका जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, और इससे बन रहा है ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ZnH2SO4 प्रोडक्ट बना, प्लस H2 इसका प्रोडक्ट हुआ। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लेंगे यहाँ पे। पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं जिंक, हाइड्रोजन, ये जो है सल्फर और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट्स LHS के साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने और RHS के साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने, अलग अलग बॉक्स बना के लिख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं LHS के साइड में जिंक 1 है और RHS के भी साइड में जिंक 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 एटम है यहाँ पे, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे भी 2 ही एटम है, तो 2 लिख दिया हमने। जो सल्फ़र है यहाँ पे भी 1 एटम है सल्फ़र का, मतलब रिएक्टेंट्स के साइड में, और सल्फ़र यहाँ पे भी 1 ही एटम है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 इसके एटम्स हैं, यहाँ पे भी 4 ही एटम है, तो O4 हो गया। तो ये एक तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका था। और चेक इसी तरीके से करेंगे, बॉक्स बना के सबसे पहले एलिमेंट्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि LHS में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, सॉरी। तो ये इस बॉक्स में यहाँ पे ये, और इस बॉक्स में रिएक्टेंट्स, और एलिमेंट्स के सामने नंबर उसका लिख देंगे, और देखेंगे अगर दोनों में मैच हो रहा होगा तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अगर नहीं होगा तो उसको बैलेंस करेंगे, और आगे देखेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे, स्टेप वाइज वहीं देखने वाले हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बैलेंस कैसे करें, तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है FeH2O, मतलब आयरन और
वाटर का जो है रिएक्शन हो रहा है और इससे आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। सेम जैसा कि रस्टिंग में बताया था, आयरन और वाटर के रिएक्शन से आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जा रहा है यहाँ पे। तो इसका बैलेंसिंग देखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। इधर जो देखेंगे Fe एक ही है, इधर Fe 3 है, तो इसकी बैलेंसिंग देखेंगे। ये एक प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज बैलेंसिंग कैसे करें। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। मतलब कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस केमिकल इक्वेशन को बॉक्सेस में लिख लेंगे, एक एक फार्मूला को। जैसे Fe, तो Fe को एक बॉक्स में लिख लेंगे, H2O तो H2O को प्लस लगा के एक बॉक्स में लिख लेंगे, एरो देके जो प्रोडक्ट के साइड में है, तो Fe3O4, तो Fe3O4 को एक अलग बॉक्स में लिख लेंगे, प्लस H2 को एक अलग बॉक्स में लिख लेंगे। मतलब बॉक्स लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये अलग जो है कि फॉर्मूला में है, मतलब इसके साथ नहीं है। जैसे कि Fe3O4 प्लस H2, तो कौन सा पहले लिखना है, तो बॉक्स लगा लेने से आपको अलग अलग पता चल जाएगा कि Fe3O4 ही सिर्फ एक साथ है, H2 अलग है, यहाँ H2O और Fe अलग अलग है। तो ये प्रॉपर तरीका है। तो सबसे पहले बॉक्स में लिखें, फिर स्टेप 2 में क्या करें, जैसा कि ऊपर हमने लिखा था, तो वहीं एक बॉक्स बना लें जिसमें कि 3 कॉलम्स रखें, और सबसे फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स लिख लें कौन कौन से हैं। तो जैसे कि पता है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही एलिमेंट है, तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों लिख लिया हमने। फिर अगले बॉक्स में नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट, यह लिख लें, और इनकी काउंटिंग करके लिख लें कितने हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आयरन जो है रिएक्टेंट की साइड में एक ही है, तो नंबर ऑफ़ एटम इसका 1 लिख दिया हमने, और नंबर ऑफ़ आयरन एटम ऑन द साइड ऑफ RHS, राइट हैंड साइड, तो Fe जो है 3 है, 3 एटम इसके हैं, तो 3 हमने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद जो है अगला जो है हाइड्रोजन को देखते हैं कितना एटम्स हैं रिएक्टेंट के साइड में, तो H2 मतलब 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। प्रोडक्ट के साइड में भी देखेंगे तो 2 ही एटम है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर रिएक्टेंट्स के साइड में ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन H2O के साथ जो लगा हुआ है एक ही ऑक्सीजन है, 1 एटम इसका है, तो 1 लिख दिया। और प्रोडक्ट की साइड में Fe3O4 के साथ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो केमिकल इक्वेशन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, जो नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का इक्वल नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल है और आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग है। तो इसकी बैलेंसिंग नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करेंगे, मतलब थर्ड स्टेप में कैसे करेंगे, सेकेंड स्टेप तक तो ऐसे कर लिए, यहाँ तक हमने नंबर ऑफ़ एटम्स देख लिया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड में कौन से। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस स्टेप में देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स अनबैलेंस्ड हैं, तो कौन सा जो फॉर्मूला है जिसमें कि नंबर ऑफ़ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो Fe3O4 में नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, इसमें भी ऑक्सीजन का जो एटम्स है सबसे ज़्यादा, यानी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड में, दोनों साइड में देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स किसके ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के ही दिखाई पड़ेंगे, यानी 4 हैं और किसी के 4 तो है नहीं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। और बता भी रखा है यहीं पे, इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग with the compound that contains a maximum number of atoms. It may be a reactant or a product, मतलब reactant product कोई भी हो सकता है, बस maximum number of atoms उसके पास होने चाहिए। In that compound select the element which has the maximum number of atoms using this criterion. We select Fe3O4 and the element oxygen in it, मतलब Fe3O4 में ऑक्सीजन को हमने सेलेक्ट किया।
there are 4 oxygen atoms on the RHS side and only 1 on the left hand side. To balance the oxygen atoms, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने थे, 4 थे, तो 4 लिख लिया, और रिएक्टेंट के साइड में 1 था तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 से दोनों साइड 4 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अगर ये 4 को हम कंसीडर ना करें, 4 को भूल जाएं, तो यही हमारे पास जो था इक्वेशन था H2O के पहले अगर 4 कंसीडर ना करें तो हमारे पास इक्वेशन जो था कुछ यही था, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो इसके साइड में ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऑक्सीजन किसके साथ है, H2O के साथ है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को ही 4 से मल्टीप्लाई करें। अब जो ये एक साथ है H2O, तो पूरे को ही मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए मैं बॉक्स में करवाया था, और जो स्टेप भी है उसमें भी फर्स्ट स्टेप में बॉक्स में करने बता रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन को ही मल्टीप्लाई ना करो, या फिर H2 और ऑक्सीजन में 4 ना लगा दो, H2O4 ना लिख दो, ऐसा ना नहीं करो, पूरी बॉक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जो स्टेप 1 था उसी में आपको सिखा दिया था कि बॉक्स में सबको पहले कर लेना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बता भी रखा है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इस मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला को हम चेंज नहीं कर सकते, ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O, not as H2O4 और H2O4। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब जो पार्शियल सिर्फ ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में भी हुई है। तो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, Fe प्लस 4H2O, और प्रोडक्ट की साइड में Fe3O4 प्लस H2। अब जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Fe और मतलब आयरन और हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दीज टू प्रोसीड फर्दर, मतलब दोनों में से कोई एक कंसीडर करें। और जैसा कि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन को सबसे पहले कंसीडर किया है, तो हाइड्रोजन को फिर से यहाँ पे देखा है, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हाइड्रोजन के, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो 4H2, मतलब 4 × 2 8 हाइड्रोजन के एटम है, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, H2, सिर्फ 2 ही एटम है हाइड्रोजन के। तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2 को, पूरी बॉक्स ही मल्टीप्लाई होगी H2 की, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि इस स्टेप में वही बता रखा कि टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट्स के साइड में कितने हैं, 8 हैं, 4H2 है, तो 4 × 2 8 है, तो इसको भी H2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O, और प्रोडक्ट के साइड में Fe3O4 प्लस 4H2O, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है फुल्ली बैलेंस्ड हो गया। अब जो है सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, आयरन को बैलेंस करना बचा है। नेक्स्ट स्टेप में एग्जामाइन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट्स, जो थर्ड एलिमेंट यानी आयरन बच गया, विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, you find that only one element is left to be balanced, that is iron। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड में कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। राइट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम है, सिर्फ एक, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में 1 है, और प्रोडक्ट के साइड में यानी राइट हैंड साइड में कितने, 3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला में भी कोई अल्टर नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है अकेला ही है बॉक्स में, और बैलेंस भी हो जाएगा। तो क्या इसके लिए हम क्या करेंगे, टू बैलेंस आयरन वी मल्टीप्लाई आयरन बाई 3 इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के साइड में 3 तो ऑलरेडी हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O, और एरो हेडेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस 4
H2। तो ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड इक्वेशन। तो फाइनली हम चेक करने के लिए काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो आयरन के 3 हैं, रिएक्टेंट्स के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी 3 है। अब जो है हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन के भी रिएक्टेंट के साइड में आपका 4H2 मतलब 8 है, और प्रोडक्ट के साइड में 4H2 यानी इधर भी 8 है। ऑक्सीजन का 4O और यहाँ पे O4, 4 है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका ये हो गया। यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड में सेम हो गया। बट ये कंप्लीट इक्वेशन कब तक नहीं कहलाएगा, जब तक कि इसमें ये नहीं बता रखा हो कि कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब जो वाटर में सोल्यूबल हो और प्रेजेंट हो उसमें, वाटर में ही प्रेजेंट हो तो उसको एक्वस बोलेंगे। और यहाँ पे जो बता रखा है लिख के, यही बता रखा है कि ये कौन सा मेथड था जो हमने अभी अप्लाई किया है, वो जो था हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, जिसमें नंबर हम ट्रायल्स किए और बैलेंस किए केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप जो कि मैं बता रहा था कि वो जो केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, बट उसमें गैस कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, एक्वस कौन सा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो इसमें ही बता रखा है लास्ट स्टेप में, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामाइन दैट एबव बैलेंस इक्वेशन डज दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है, ना ही प्रोडक्ट और ना ही रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में बता रहा है। To make chemical equation more informative, the physical state of the reactant and products are mentioned along with their chemical formula। उनका जो केमिकल स्टेट है वो मेंशन किया जाएगा। गैस का G से डिनोट किया जाएगा, लिक्विड स्टेट का L से, और एक्वस का AQ से, सॉलिड का S से। और द वर्ड एक्वस AQ is written if the reactant or product present in the solution of water। Now the balanced chemical equation will be 3Fe, Fe क्या है, सॉलिड है, प्लस 4H2O, H2O गैसियस स्टेट में, यानी वेपर के फॉर्म में, तो उसके लिए G लिख दिया है गैसियस स्टेट में। और Fe3O4 ये जो है आयरन ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, और H2 क्या है, गैस है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक्वस जो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे वेपर की बात हो रही है। एक्वस कब लिखा जाएगा, जबकि कोई भी एक मेटल होगा, जैसे आयरन होता और ये वाटर में प्रेजेंट होता, इसके साथ इंटू 5H2O या फिर 7H2O होता, तो यहाँ पे एक्वस लिखा था। तो अब और भी आगे इक्वेशन आएंगे, उसमें पता चलेगा आपको आगे के चैप्टर्स में। अब एक चीज़ और, एक कंसेप्ट रह गया इस चैप्टर, इस लेक्चर में। अभी तो चैप्टर पूरा बाकी है, और ये है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। मतलब कि ये जो ऊपर वाले रिएक्शन देखा था उसमें कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं बता रखा था कि इस कंडीशन में ही ये रिएक्शन होगा, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन होता है जिसमें कि स्पेशल कंडीशन मेंशन होता है। एक स्पेशल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो पाएगा, स्पेशल प्रेशर पे, मतलब जितना प्रेशर उसके लिए चाहिए होगा उतना ही प्रेशर पे रिएक्शन हो पाएगा। उससे कम या ज़्यादा करते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर डिफरेंट मैनर में हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट हमें कुछ और चाहिए था, कुछ और बन जाएगा। जैसा कि या फिर एक कैटलिस्ट का भी कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, कोई मेटल हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारा। जैसे कि CO और 2H2 मिलके CH3OH बन रहा है, और लेकिन ये 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बनेगा, 340 एटमॉस्फेयर। और 6CO2 और 12H2O जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट रहने पे ही C6H12O6H1 बनेगा, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और 6O2 और H2O बनेगा। ये कौन सा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का ये जो है केमिकल रिएक्शन है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा तो। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में।
खाना बनाने के पेड़ जो है, खाना जब बनाते हैं यानी प्लांट्स, जब when plants make their own foods then this reaction will be present there. ओके, तो यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और होप करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और आगे एक और लेक्चर आएगा जिसमें कि जो बचा हुआ चैप्टर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ तक हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार दोबारा से देखें। जितनी बार नहीं समझ में आया उतने बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, कोई पूछेगा तो आंसर भी दे पाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।